हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में लास्ट लेक्चर में हमने समाप्त किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। और शुरुआत में हम बताए थे कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जो कॉमन रिएक्शंस हमने लिखा है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन वगैरह, इसके अतिरिक्त कई नेम्ड रिएक्शन हैं। जैसे पढ़ोगे आप कॉप्स रिएक्शन पढ़ोगे, उसके बाद लेडरर मन्नासे रिएक्शन पढ़ोगे, हॉबिन हॉच रिएक्शन पढ़ोगे, रीमर टीमैन रिएक्शन पढ़ोगे। ऐसे कई रिएक्शंस हैं जो क्लास 12 चैप्टर्स में आगे आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, और वे सबके सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होते हैं। सब में यही मैकेनिज्म होगा, सब में कॉमन बात होने वाले हैं। यदि हम लोग बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहें तो होगा या नहीं होगा, बस इतना सा बात। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक सिस्टम, थोड़ा सा तो चर्चा हम लोग करने वाले हैं इस पे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक सिस्टम कि जैसे मान लो कि यह एक कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन हम एक्वस KOH से करवा रहे हैं, तो क्या वह Cl हट कर के OH ग्रुप यहाँ जुड़ेगा या नहीं? क्योंकि ऐसा रिएक्शन हमने एलिफेटिक सिस्टम के लिए पढ़ा है। एलिफेटिक सिस्टम के लिए तो बड़े कॉमन है ये रिएक्शन। CH3Cl है, इसका रिएक्शन आप एक्वस KOH से करवाओगे, फटाक से रिएक्शन होगा। SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होना है यहाँ। ऐसा CH3OH प्लस KCl, बड़ा जल्दी रिएक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। सो व्हाट अबाउट दिस? इस रिएक्शन के बारे में क्या ख्याल है कि यदि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम एरोमेटिक सिस्टम में करवाएं तो यह रिएक्शन इनमें होगा या नहीं होगा? कोई न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होना है या नहीं होना है? सिंपल सी बात है, क्योंकि ये रिएक्शंस हैं जो आप पढ़ोगे क्लास 12 में पढ़ोगे। एक रिएक्शन टॉर्च प्रोसेस जो इसी का एग्जाम्पल है। एक रिएक्शन आप और पढ़ोगे हेलोएरीन में, हेलोबेंजीन का ही रिएक्शन साइन सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे आप। रिएक्शन होता है क्लोरोबेंजीन का अमोनिया के साथ, पढ़ोगे। इन रिएक्शंस को पढ़ना है वहाँ। मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती बताया जा रहा है, ये रिएक्शंस है, पढ़ना तो जानना होगा इसके बारे में। तो देखो, इन एरोमेटिक सिस्टम में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा या नहीं होगा, ये कैसे हम लोग जानेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ है इलेक्ट्रोफाइल OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब क्या होगा यहाँ कि यह जो पूरा का पूरा सिस्टम आप देख रहे हो, एरोमेटिक सिस्टम, दिस वन इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच, या पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच है। और पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है तो फिर कैसे होगा? अब यह भी सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों के दोनों न्यूक्लियोफिलिक नेचर के हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल इसे अप्रोच करेगा तो अप्रोच करने के दरमियान इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ सटने ही नहीं देगा। मतलब यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वह काफ़ी रेयर हो जाएगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, काफ़ी रेयर हो जाएगा। एक वजह तो ये हम बता दिए, यहाँ ये नहीं था ना, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का थोड़े है। ये न्यूक्लियोफाइल आया तो बड़ा आसानी से अटैक कर दिया, क्योंकि यह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। कम्बिनेशन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का होता है, लेकिन यहाँ इस सिस्टम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है पाई के वजह से, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। ये भी न्यूक्लियोफाइल, दो न्यूक्लियोफाइल कैसे एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं भाई? तो एक वजह तो ये हुआ। दूसरा वजह कि यहाँ यदि आप हेलोबेंजीन लेकर के रखे हुए हो तो इस रेजोनेंस की वजह से हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ क्लोरोबेंजीन में बेंजीन का जो कार्बन है और क्लोरीन है, यहाँ कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा। रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसा इस तरह से। और जब यह डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर इसको तुम तोड़ोगे कैसे, हटाओगे कैसे यहाँ से? यहाँ ऐसा नहीं होता था, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आता था, ये जो है नहीं आता था, तो आसानी से ग्रुप हट गया, कार्बोकेटायन बन गया, या SN2 है तो तुरंत से न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर दिया, प्रोडक्ट बना। यहाँ तो बड़ा मुश्किल है।
यहाँ आप ना तो SN1 करवा सकते हो ना तो SN2 करवा सकते हो। SN1 में फंसोगे कहाँ? SN1 में फंसोगे कहाँ कि तुम चाहोगे इसको तोड़ करके हम अलग कर दे और फिनाइल कार्बोकेटायन बना दें, ऐसा नहीं बनेगा। वजह कि Cl एक तो हटेगा नहीं डबल बॉन्ड के चलते, और दूसरा कि इस तरह का जो कार्बोकेटायन होता है फिनाइल कार्बोकेटायन वह हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हैं, हाईली अनस्टेबल, बनेगा ही नहीं, वह फेल कर जाएगा। SN1 नहीं करवा पाओगे, इसको एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, ऐसा एरोमेटिक SN1। अब यदि आप SN2 करवाना चाहोगे दिक्कतें वहाँ भी आएंगी, दिक्कतें वहाँ भी आएंगी, ऐसे कि यहाँ Cl है, इसको आप निकाल रहे हो, इधर न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करवा रहे हो। अब हम लोग जान रहे हैं कि इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल इसे अप्रोच करता है वो तो 180 डिग्री से करता है, 180 से करता है ना। और यहाँ के एंगल की यदि बात करोगे आप, यहाँ के एंगल की बात करोगे, इस एंगल की, तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे देखोगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो एंगल कहीं ना कहीं 120 के आसपास होगा। 180 पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 180 पे तो खुद रिंग है, तो कैसे एकदम पीछे से अटैक कर पाएगा। तो यहाँ SN1 भी दिक्कत हो जा रहा है, कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि SN1 तो कार्बोकेटायन हमेशा देखेगा, उसके बाद ही कुछ करने वाला है वो। और SN2 में भी फंस रहे हैं क्योंकि 180 डिग्री वाला पोर्शन खाली है नहीं, 180 डिग्री वाला पोर्शन यहाँ पे खाली नहीं है। तो इस केस में SN1 भी दिक्कत हो रहा है, SN2 भी दिक्कत हो रहा है, हमें ओवरऑल हो रहा है बड़ा परेशानी हो रहा है इस केस में। तो यदि किसी इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूशन करवाएं तब शायद थोड़ा सा काम कर जाएगा, बात बन जाएगा यहाँ से। इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाएं तो न्यूक्लियोफाइल तो दिक्कत कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो दिक्कत कर दे रहा है। कि जैसे मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है Me3Si ट्राइमिथाइल सिलाइल कहेंगे, यहाँ OH, इसे जब कोई एसिड से हम हीट करते हैं ना HClO4 के साथ तो हट जाता है, वह पूरा मिथाइल सिलाइल वाला ग्रुप जो हट जाता है फिनॉल बन जाता है, ऐसा। क्योंकि यह एसिड यहाँ से देगा H+ जो होगा इलेक्ट्रोफाइल। अब OH भी यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो इलेक्ट्रॉन दे करके सिस्टम को हाईली इलेक्ट्रॉन रिच करेगा। तो जब यह ग्रुप यहाँ से बाहर होएगा, एक ग्रुप यहाँ से बाहर होएगा, सिलाइल ग्रुप है, यहाँ से बाहर हो जाएगा, कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड बहुत कमज़ोर है, तो यह इतना इलेक्ट्रॉन रिच है कि इस सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकता है इलेक्ट्रॉन दे करके, और तब जाकर के फिर H+ इसके जगह पे जुड़ेगा और फिर यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल के द्वारा मुश्किल हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन थोड़ा यहाँ आसान हो रहा है। तो ये ग्रुप जहाँ जुड़ा था वहीं नया ग्रुप आके जुड़ रहा है, माने ई हटा ना, ट्राइमिथाइल सिलाइल यहाँ से हटा और यहीं हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है। तो ग्रुप जहाँ से हटा वहीं कोई आकर के जुड़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इप्सो पोजीशन बताएं पहले कि ग्रुप जहाँ जुड़ा हुआ है पहले से उसी को हम लोग इप्सो कहते हैं, और वहीं आकर के जुड़ रहा है नया ग्रुप भी। सो दिस इज कॉल्ड इप्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यह इप्सो सब्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। बिल्कुल भी आसान नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर ठीक है, रिएक्शन हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल के केस में थोड़ा सा होता है मुश्किल। और क्या मुश्किल होता है, कैसे उन मुश्किलों से पार लगाया जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं।
तो इसके लिए बड़ा ही एक कॉमन सा मैकेनिज्म है, बड़ा ही कॉमन सा एक मैकेनिज्म है इसमें। बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म फॉर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक रिएक्शन है कि क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन को आप हीट कर रहे हो सोडामाइड या पोटासियमाइड से, चलो सोडामाइड से लिक्विड अमोनिया में, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है एनिलीन, ऐसा Cl माइनस बाहर हो जाएगा, Na है तो इसको NaCl लिखा जा सकता है। अब ये तो हमें साफ साफ पता है कि Na प्लस NH2 माइनस है, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल, और Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, ये भी तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल बना हुआ था, Cl पे माइनस है तो ऐसा जुड़ा है इलेक्ट्रोफाइल बन के, लेकिन ओवरऑल नेचर तो इसका न्यूक्लियोफाइल वाला ही हो जाएगा ना, माइनस आएगा तो ऐसा। अभी रिएक्शन हुआ कैसे होगा, या रिएक्शन हुआ कैसे होगा? अच्छा ये तो चलो फिर भी ठीक है, ये तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि केस कुछ ऐसा हो, केस कुछ ऐसा हो कि यहाँ दो दो ग्रुप्स लगे हुए हों ऐसा, और इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं सेम, सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया, तो या Cl हट करके NH2 ग्रुप जुड़ेगा, Cl हट करके NH2 ग्रुप जुड़ेगा, MENH2 Cl के जगह। लेकिन रिजल्ट कुछ हैरान करने वाला है, यहाँ पे हैरान करने वाला ऐसा है कि यदि यह प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज कॉल्ड पाराटोल्विडीन एंड दिस वन इज मेटाटोल्विडीन, और ये है पाराक्लोरोटोल्विन, पाराक्लोरोटोल्विन। सो यह Cl ग्रुप पारा पे जुड़ा है, NH2 भी पारा पर के आकर के जुड़ता है, लेकिन इस प्रोडक्ट का यील्ड जानोगे तो मात्र 38% है, लेकिन यह जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका यील्ड है 62%, जिसका तो हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे, कभी नहीं किए थे उम्मीद। तो यह Cl जहाँ से हटा वहीं NH2 आकर के जुड़ा, तो इसे हम कहते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, इसे हम क्या कहते हैं? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। और Cl हटा कहीं से और आने वाला ग्रुप उसके एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है देखो, तो इससे हम कहते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन, इसे हम कहते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन, CINE, साइन सब्स्टिट्यूशन। तो यदि हम एरोमेटिक सिस्टम का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं और ग्रुप जहाँ से हट रहा है वहीं आकर के नया ग्रुप जुड़ रहा है, तो उसे इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन यदि आने वाला ग्रुप उसके एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़ रहा है तो इसे हम कहते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ साइन सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मेजर है, देख रहे हो, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, साइन सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर है और ये माइनर है। क्यों हुआ होगा ऐसा, सोचो। तो इसके लिए हम चलेंगे मैकेनिज्म से, मैकेनिज्म से चलेंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ है। मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए, ध्यान दोगे। ऐसा है, क्लोरीन Me। अब हम लोग जान रहे हैं कि क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा। क्यों होगा? एक तो यह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है sp3 वाले से, तो उस हिसाब से यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और इसको एसिडिक बनाएगा। और इसका एसिडिटी फिर और बढ़ जाता है जब बगल में क्लोरीन जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है थ्रू -I इफेक्ट।
माइनस आई इफेक्ट से पढ़े हम लोग कि Cl ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन ले रहा था sp2 होने की वजह से, और फिर यहाँ क्लोरीन बगल में है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ही, तो उस हिसाब से क्लोरीन खींचेगा इसका, इलेक्ट्रॉन ही खींचेगा इसका, और ये हाइड्रोजन बन जाएगा एसिडिक। और जब यह हाइड्रोजन एसिडिक बन जाएगा तो बेस के द्वारा इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। NH2 माइनस जो यहाँ हम लोग लिए हैं, बेस न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करेगा। तो इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम लोग शिफ्ट करवाएंगे यहाँ, और ई हाइड्रोजन को ले लेगा ऐसा, इस तरह से Me और यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे बनेगा ना। Cl बाहर हो जाएगा, यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा। एंड दिस इज बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये है बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब ये है हम लोग का मार्क्ड पोजीशन जहाँ से Cl हटा है। अब कैसे होगा सो देखना, अब कैसे होगा देखोगे। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है कि यह जो ट्रिपल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन नया आया है वह इस कार्बन पे शिफ्ट हो, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ शिफ्ट हो। देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यदि इस पाई को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा Me, और यहाँ आ जाएगा प्लस। और यदि इसे यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसे यदि हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस Me। अब बस इतना देख लो कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो देखो रिंग पे नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो स्टेबलाइज दोनों को भी करना है। हम लोग जान रहे हैं कि Me एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मेनली फ्रॉम इंडक्टिव आई इफेक्ट के चलते। अब यदि यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो आई इफेक्ट के चलते जब इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करेगा तो वह इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऑर्थो पे पहुंचेगा, उसके बाद पहुंचेगा मेटा पे, और मेटा पे यहाँ प्लस है तो तुरंत से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, हट जाएगा। पारा तक आते आते इसका प्रभाव हो जाएगा खत्म। तो चूंकि पारा पे माइनस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आता तो और इसको लॉस हो जाता। पारा पे यदि इलेक्ट्रॉन आता तो इससे और लॉस हो जाता, क्योंकि माइनस है, और फिर इलेक्ट्रॉन आता तो नेगेटिव चार्ज इसका बढ़ जाता, दिक्कत हो जाता उस केस में। इसीलिए ठीक ठाक चल रहा है। प्लस को चाहिए था इलेक्ट्रॉन तो पहले प्लस आया, इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। लेकिन यदि आप इस केस को लेते हो तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा ऐसे, तो पहले माइनस वाला मिलेगा इसको, और माइनस तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन इसी को मिलेगा, प्लस तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो ना। तो यहाँ माइनस और बढ़ेगा, प्लस कम का कम रह जाएगा, जबकि यहाँ प्लस कम हो जाएगा, माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन दोनों को मिला करके यदि देखोगे तो ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि यह ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस को ख़त्म कर रहा है, माइनस को कुछ कर ही नहीं रहा है, बढ़ा नहीं रहा है उसको। और ये वाला देखोगे तो यहाँ माइनस को बढ़ा देगा, प्लस को ख़त्म भी नहीं कर पाएगा, तो ये ज़्यादा डेंजरस है, लेस स्टेबल। और अब जा कर के यहाँ आप न्यूक्लियोफाइल को जोड़ोगे जो NH2 माइनस है, तो ऑब्वियसली आप प्रीफर करके इस प्लस के पास जाना चाहेगा, ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ थोड़ा बहुत आएगा, यहाँ थोड़ा बहुत आएगा, सॉरी यहाँ नहीं, इस जगह पे यहाँ थोड़ा बहुत आएगा, और ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ जुड़ेगा तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा Me, यहाँ जुड़ जाएगा NH2, और यहाँ जो प्लस माइनस है इस पर, ये फिर सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लेगा, माइनस है यहाँ, सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लेगा H+, और यहाँ ये न्यूट्रल फॉर्म में बदल जाएगा। लेकिन वही यदि यहाँ जुड़ता है तो फिर ज़्यादा दिक्कत है। ऐसा यहाँ NH2 जोड़ दोगे तो यहाँ माइनस बचेगा, फिर यहाँ से H+ लेगा ऐसे। अब चूँकि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बन रहा है तो ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट यही होगा और ये माइनर होगा। तो यहाँ जो साइन सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बना है वो मेजर बना है, और जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन था इप्सो सब्स्टिट्यूशन, उसका जो प्रोडक्ट बना है वो माइनर बना है। तो इस डिस्कशन के बाद यह तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा कि यह जो प्रोडक्ट होगा यहाँ साइन सब्स्टिट्यूशन और इप्सो सब्स्टिट्यूशन का, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करने वाला है इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे।
कि बेंजाइन के बाद जो यहाँ कार्बेनायन और कार्बोकेटायन टाइप का इंटरमीडिएट बनता है, इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, 100% उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। क्यों, कैसे डिपेंड करेगा उस पर? तो मान लो कि अब ग्रुप वहाँ कुछ ऐसा जुड़ा हुआ हो, वहाँ अब ग्रुप मान लो कि कोई ऐसा जुड़ा हुआ हो, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस केस में जैसे मान लो कि इसी में हम ऑर्थो पे लगा दें इसको, ऐसा, ऐसा कर दें, CH3 है, ऐसा कर देते हैं। ई वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, बेस से पहले एब्स्ट्रैक्शन होगा इसका, यहाँ ई ले लेगा इसे, तो बन जाएगा ऐसा, ट्रिपल बॉन्ड बेंजाइन बन गया, बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब यहाँ से दो केस, ई है इप्सो पोजीशन, ई है साइन पोजीशन, तो एक बार यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, दो संभावना है। यदि इसे हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, यदि इसे हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और ये हो जाएगा CH3। और यदि इसे यहाँ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ऐसा। तो यह जो है दिस वन इस साइन सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा और ये इप्सो पे जाएगा। और अब देखो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, बता दो कौन स्टेबल है जल्दी से। तो देखो यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑर्थो पे प्लस है, इसको जल्दी से स्टेबल बनाएगा। यहाँ ऑर्थो पे माइनस है, दिक्कत कर देगा। तो ई हो गया मोर स्टेबल और ई हो गया लेस स्टेबल। और जब ये मोर स्टेबल है तो अब जब यहाँ हम इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल को रखेंगे तो यहाँ जाना प्रीफर करेगा इसके तुलना में। तो इस बार जो है साइन सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट माइनर बनेगा, CH3 यहाँ कोई H आ करके जुड़ जाएगा, यहाँ NH2, ये माइनर हो जाएगा इस बार, साइन सब्स्टिट्यूशन माइनर। और इप्सो वाला मेजर बनेगा, CH3 यहाँ जुड़ जाएगा NH2 मेजर, यहाँ कोई H जुड़ जाएगा अगर। तो इस बार उल्टा हो गया। ऊपर इसके पहले जो एग्जांपल बताया पारा पे जब था तो वहाँ साइन सब्स्टिट्यूशन मेजर बन रहा था, इप्सो वाला माइनर, यहाँ इप्सो वाला ही मेजर बना, साइन वाला माइनर। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है किस पे, समझ रहे हो ना, बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं। एक अंतिम एग्जांपल इसमें हम लोग कर लेते हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा यह टॉपिक। एक अंतिम एग्जांपल, कि ऐसा कोई ग्रुप हो यदि OMe यहाँ Cl लगाओ, तब क्या होगा, तब कैसे रिएक्शन होगा। देखो हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो जब बेस लोगे तो कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, जो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऑब्वियसली ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, आई इफेक्ट से इधर भी इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ से इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा ऐसे, तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। और ये लेस एसिडिक होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो केवल क्लोरीन खींचेगा, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन दोनों खींचेगा, ऑक्सीजन भी क्लोरीन भी, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से। तो ये दोनों पहले कार्बन का खींचेगा, कार्बन फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब यदि ज़्यादा एसिडिक हो रहा है
ज़्यादा एसिडिक हो रहा है तो इससे आप यहाँ से करोगे बाहर, इसको करोगे शिफ्ट, बना दोगे बेंजाइन ऐसा OMe। अब यहाँ से 2 केस आएंगे, ये हम लोग का अभी नॉर्मल पोजीशन है। 2 केस आएंगे। पहला केस कि इसे जब यहाँ शिफ्ट किया जाए ऐसा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा OMe, और दूसरा केस ऐसा। बस स्टेबिलिटी देखना है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और देख लो अब दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है देख लो, फिर बात क्लियर हो जाना है, एकदम साफ क्लियर हो जाएगा कौन सा प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। बताओ ज़रा। तो क्लियर है कि यह माइनस है यहाँ, तो माइनस को इंडक्टिव के थ्रू ये ना लेगा, बगल में है, बगल में है, क्योंकि यह माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेगा ऐसे, और यहाँ माइनस वाला दूर है तो इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा, ऊपर से प्लस वाला का ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा और प्लस को बढ़ा देगा। तो अब जब यहाँ आप न्यूक्लियोफाइल जोड़ोगे NH2 माइनस, तो यह NH2 माइनस यहाँ भी जाना पसंद करेगा, यहाँ भी, लेकिन चूंकि कम स्टेबल हुआ, लेस स्टेबल हुआ इस बार, और ये ज़्यादा स्टेबल था, मोर स्टेबल, तो यहाँ जाना प्रीफर करेगा ऐसा। NH2 यहाँ कहीं से H जुड़ जाएगा, OMe, मतलब जहाँ से Cl हटा था वहीं NH2 जुड़ रहा है, इप्सो प्रोडक्ट है, इप्सो प्रोडक्ट है, इप्सो, और यहाँ बन जाएगा साइन सब्सटीट्यूशन वाला प्रोडक्ट। NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, OMe, दिस इज साइन प्रोडक्ट, साइन सब्सटीट्यूट, जो कि माइनर होगा, माइनर ये मेजर है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि साइन सब्सटीट्यूशन हमेशा मेजर हो, लेकिन हाँ प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, प्रोडक्ट दोनों बनेंगे। इन दोनों में से फिर आपको पहचानना होगा कौन मेजर और कौन माइनर, और पहचानने का बेस्ट तरीका है यही, बेंजाइन बनाओ फिर इंटरमीडिएट बना लो, देख लो कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक सिस्टम के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा रेयर है, मुश्किल है, बहुत कम ऐसे रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो हम लोग काफ़ी डिटेल में देखे। तो इसके साथ ही यह एरोमेटिक सिस्टम वाला पूरा कहानी ही ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, काफ़ी डिटेल में बताया हमने, नोट्स में सब नहीं है, लिखोगे आप, वीडियो से समझोगे, कई बार प्रैक्टिस करोगे, क्लियर हो जाएगा। और ये सब का सब 12 तक का ही पोर्शन में है, लोग बताते नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि पढ़ना नहीं है हम लोगों को, जबकि सब यहीं का है, नया कुछ नहीं है इसमें। हाँ, उसी का लेवल थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन पढ़ना तो सब है, सारे टॉपिक सब सुनोगे, कोई भी नया टॉपिक नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर से जो है ना हम लोग फिर एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।